किया है। हमारी बहन डॉक्टर दीपमाला रावत जी अपनी प्रतिभा की किरणों से आलोकित कर रही हैं खंडवा जिले को और पूरे प्रदेश को। हमारी बेटी रोशनी ब्याम जी, कला की रोशनी सारे संसार में बिखेरती रहो बेटी। श्री अशोक शरण जी, वो भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, फिल्मकार हैं। और इस अवसर पर उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, क्योंकि मामा का रिश्ता बड़ा मजबूत और बड़ा अद्भुत होता है और वो अनौपचारिक रिश्ता पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों से मेरा है। देखिए, भगवान ने अगर ये धरती बनाई, आज हमने सबसे पहले उन चित्रों पर माल्यार्पण किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, भारत माता की पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। रानी दुर्गावती हमारी प्रेरणा है, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिए गए। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बिरसा भगवान, जिनके नाम से ब्रिटेन तक कांप जाता था, समाज को शोषण से मुक्त करने के लिए और देश को परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए उनने सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारे टंट्या मामा, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं कि अंग्रेज कैसे उनके नाम से कांपते थे। भीमा नायक बड़वानी में जन्मे, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें सब कुछ समर्पित कर दिया। इनके चरणों पर मैं प्रणाम करता हूं और मुझे यह कहते हुए संतोष है, आजादी 75 के इस अवसर पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी 75 के उत्सव को एक अद्भुत तरीके से मनाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भी साल भर कार्यक्रम होंगे, लेकिन इसी प्रेरणा के साथ कि हम शहीदों की स्मृति से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के लिए काम करते रहेंगे। मैं अपने जनजाति अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे कहते हुए संतोष है कि हर एक के जन्मस्थल या बलिदान स्थल पर हमने स्मारक बनाए हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम उनकी पूजा भी करेंगे और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। हमारा जनजाति समाज, उनकी परंपराएं, उनके जीवन मूल्य सचमुच में अद्भुत है। लेकिन आज जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में सोचता हूं तो कई चीजें मेरे दिमाग में आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे प्रेरणा हैं, उनने भी यही कहा था कि दरिद्री हमारा नारायण है और जनता ही हमारी जनार्दन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उसका हम विकास कैसे सर्वांगीण विकास कर सके, इसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं। मुख्यमंत्री के नाते जब मैं देखता हूं तो एक बात, एक आवाज दिल के हर एक कोने से उठती है कि भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, हवा है तो सबकी है,
खनिज है तो सबके हैं, जंगल है तो सबके हैं। उसने ये सोच के नहीं बनाया कि ये इनका है और इनका नहीं है। सब चीजें सबके लिए है। लेकिन मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, हमने देखा कुछ लोग संसाधनों में ज्यादा अधिकार पा गए और न अपना अधिकार ले लिया, और कुछ लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी का मूल सोच है, जिसको प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं भी एक बात कहता हूं कि सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हमारा देश अलग अलग रंग के फूलों का गुलदस्ता है। हर एक फूल अपने रंग की छटा भी बिखेरे और अपनी खुशबू से भी पूरे देश को आलोकित करे। लेकिन अवसरों की समानता यह सबके लिए होनी चाहिए। और इसलिए जब हम पाते हैं कि हमारा जनजातीय समाज अगर विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, तो हमको बराबर लाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हम समाज के हर एक वर्ग के लिए चिंतित है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, गरीबों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना यह सरकार का परम कर्तव्य है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर मुझे लगता था कि बहुत तेजी से और बहुत गहराई से काम करने की आवश्यकता है। जब मैं जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के बारे में सोचता हूं, तो एक हमने रोड मैप बनाया है परिस्थितियां देख के। जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना 2005 में, मुझे लगा कि सड़क, बिजली, पानी इससे वंचित है वो क्षेत्र। तो सड़कों के जाल से लेके बिजली की व्यवस्था तक, पानी के इंतजाम तक। अब मैं जब अलीराजपुर जिले में गया तो मुझे वहां के जनप्रतिनिधि मित्रों ने कहा, समाज सेवियों ने कहा, नागर सिंह, माधो सिंह, कि साहब नर्मदा का पानी यहां लेके आओ। काम कठिन था, लेकिन हमने तय किया कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों के खेतों में भी नर्मदा जी का पानी आएगा। और हमने लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाई, क्योंकि पानी वहां नहर से नहीं जा सकता। ऊंचे नीचे खेत आपने देखे होंगे, झाबुआ के, अलीराजपुर के, बड़वानी के। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस पर तेजी से काम चल रहा है। हमने व्यापक पैमाने पर कपिल धारा के कुएं बनाए। 3 लाख से ज्यादा कपिल धारा के कुएं बने, जिससे खेतों में सिंचाई शुरू हुई और सब्जी भाजी और दूसरी चीजें पैदा करना प्रारंभ हुआ। मैंने देखा मेरी बेटियां, विशेषकर आदिवासी बेटियां, जनजाति बेटियां, बेटे भी बहुत कम स्कूल जाते थे। तो मुझे लगा जाएंगे कैसे। उसी में से कल्पना निकली कि कम से कम, क्योंकि गांव तक तो पढ़ा दे, लेकिन गांव के बाहर अगर जाना हो तो माता पिता भेजते नहीं थे। तो हमने की साइकिलों की व्यवस्था कि बेटी रानी पैदल नहीं जा, साइकिल पे बैठ के जाए। बाद में भांजे बिगड़ गए, कहने लगे मामा बेईमानी कर रहे हो। भांजियां साइकिल पे जा रही, हम पैदल ही घिसट रहे हैं, हमें भी दे दे मामा। तो हमने उनको भी शुरू कर दी। आश्रम शालाएं, छात्रावास, स्कूलों की हाई, क्योंकि 8वीं तक 5वीं तक स्कूल थे, ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं थे। हमने हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, छात्रावास, आश्रम शालाएं जगह जगह। लोग मुझे कहते थे, अफसर भी कहते थे, गांव गांव में छात्रावास, ये कैसे चलेंगे। लेकिन एक जिद थी कि हमारे ये बच्चे, इनमें बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा सब है, थोड़ा सा पढ़ने का अवसर मिल जाए तो ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और सचमुच में वो पल मेरे लिए बहुत आनंद के थे, जब मैं उन क्षेत्रों में जाता और सुबह या शाम को स्कूल के छूटने का या लगने का समय होता,
और मेरी बेटियां साइकिल पर बैठ बैठ के झुंड के झुंड में स्कूल जाती हैं। शिक्षा का महाअभियान प्रारंभ हुआ और आज मुझे कहते हुए संतोष है कि अब मेरे जनजाति बेटे बेटियां भी अपवाद स्वरूप कोई स्कूल में एडमिशन नहीं लेता होगा, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है, लेकिन पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा पहली सीढ़ी है समर्थ बनने की। हमने कई तरह की कोशिशें की। जैसे मुझे बच्चों ने कहा कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए तो छात्रावास थे नहीं, तो उनका मामा अपने पास तो इतने पैसा नहीं है कि किराए का कमरा लेके रह सके। तो उसी में से मैंने बनाई थी मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, जिसमें तय किया कि अगर हमारे ये बेटे बेटियां इंदौर, भोपाल, खंडवा, शाजापुर, बड़वानी, अलीराजपुर, कहीं भी जिला स्थान पे, ब्लॉक स्थान पे या संभागीय मुख्यालय पे किराए का कमरा लेके पढ़ने के लिए जाते और रहेंगे, तो कमरे का किराया उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कई बच्चे बहुत प्रतिभाशाली थे। हम लोगों ने अभियान प्रारंभ किया जेई नीट वगैरह की परीक्षा के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दें। अब ये सपना हुआ करता था किसी समय में। अब डॉक्टर साहब अभी महेंद्र सिंह जी अपनी बात बता रहे थे, कई डॉक्टर निकल सकते हैं, कई इंजीनियर निकल सकते हैं, कई प्रोफेसर, कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वकील, साहित्यकार, कलेक्टर, कमिश्नर यूपीएससी में पास हो सकते हैं, पीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमको लगा कि ढंग से अगर कोचिंग हो जाए तो इनमें से अनेकों बच्चे बड़े पदों पर सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमने सुविधाएं विकसित की। दिल्ली में भी रह के अगर कोचिंग करना चाहे तो उसका खर्चा उठाने का हमने संकल्प लिया। फिर यह भी मन में आया कि अगर विदेश की यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन हो जाता है किसी बच्चे का, हमारे एसटी बेटा बेटी का, तो 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया साल फीस लगती है। हमने फैसला किया कि वो फीस भी हम प्रदेश की सरकार से भरवाएंगे ताकि बच्चे जा सके और विदेशों में पढ़ सके। मुझे सचमुच में संतोष है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। शहडोल में हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। हमारी कोशिश की थी कि हमारे बच्चे ज्यादातर डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और ये प्रयास आगे जारी रहेंगे। और एक बात का और मुझे आनंद है कि शिक्षा से चेतना जगी, चेतना से आंदोलन प्रारंभ हुए, अधिकारों की भूख जगी, और जगह जगह हमने देखा कि अपने अधिकारों के लिए विशेषकर नौजवान संगठित हुए और आवाज उठानी शुरू की। मैं इसको अच्छा लक्षण मानता हूं। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैंने कभी इसका बुरा नहीं माना। कई आंदोलन हमारे खिलाफ ही हो गए, लेकिन ये जागरूकता का भी प्रतीक है। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हुई। सास की सेवा में बड़े, अब जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, बीच में 15 महीने में नहीं था, तो पिछले कार्यकाल में लगभग 4.5 लाख भर्तियां हुई, जिसमें शिक्षकों की भी हुई, पुलिस में भी हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुई। तो बड़ी संख्या में हमारे बच्चे सास की सेवा में आए। ये शुभ लक्षण है, आना चाहिए। और सास की कर्मचारियों ने भी समाज को जगाने में एक अपना अलग रोल प्ले किया। हम जग रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। बस उसमें मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज रहती है कि समाज के एकता के सूत्र टूट ना पाए। कई लोग हमारे समाज को, संपूर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूं, कमजोर करना चाहते हैं। वो विभाजित करके, बांट के, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित करना चाहते हैं। देखो, अपना देश तो ऐसा है कि हम लोग कहते रहे अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, ये हमारी विशेषता है। तो जो मैंने सामाजिक समरसता की बात की इस संदर्भ में कही, लेकिन जहां तक अधिकारों की बात है,
मैं प्रतिबद्ध हूं कि जो विकास की दौड़ में पीछे और नीचे रह गए उनको आगे लाने के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। और इसलिए पिछले दिनों हमने व्यापक विचार विमर्श किया। डॉक्टर रूपनारायण जी, डॉक्टर कालू सिंह जी, बाकी सब मित्रों से भी चर्चा हुई और हमको लगा कि कुछ चीजें और आगे करने की आवश्यकता है और इसलिए हमने कुछ नई चीजें तय की। मैं अपने जनजातीय समाज को, आदिवासी भाई और बहनों को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो 7 गारंटियां देता हूं। नंबर 1, विकास की गारंटी। देखिए, जब तक सड़कें नहीं पहुंचेगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होगा, तब तक सही अर्थों में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मित्रों, आप भी अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों से आते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और विकास कभी थमने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक चीज पूरी होती है तो दूसरे की ललक पैदा हो जाती है। जैसे पहले डिमांड आती थी हैंडपंप लगवाओ, तो हैंडपंप जरूरत थी क्योंकि पानी उसी से पीते थे। लेकिन अब हमने तय किया कि हैंडपंप का पानी नहीं, जनजातीय क्षेत्रों में भी पाइपलाइन बिछा के, फिल्टर प्लांट लगा के, चाहे बांधों से खींचना पड़े, चाहे अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करना पड़े, हम शुद्ध पेयजल पाइपलाइन बिछा के और घरों में टोटी वाला नल लगा के देंगे ताकि पानी के लिए घंटों मशक्कत ना करना पड़े। तो एक चीज पूरी होती तो विकास और आगे बढ़ जाता है। तो एक, विकास की गारंटी जनजातीय क्षेत्रों में। दूसरे, जन कल्याण की योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने की गारंटी। योजना बन जाती है, यहां बैठ के जब हम देखते हैं तो संतुष्ट रहते हैं, बल्लभ भवन के बन गई, और अफसरों से पूछते क्या हाल है, तो कहते हैं आनंद की वर्षा हो रही है, सब ठीक ठाक है सर। लेकिन जमीन पे अगर जाते हैं तो कई बार अलग स्थितियां देखने को मिलती है। उसी में से यह भाव पैदा होता है कि सुविधाओं का, योजनाओं का बेहतर लाभ, इसलिए मेरा जन दर्शन होता है, बीच बीच में जनता से जाके पूछता हूं, इसी के लिए जन सुनवाई की व्यवस्था, इसी के लिए सीएम हेल्पलाइन, इसी के लिए औचक निरीक्षण, इसी के लिए समाधान ऑनलाइन, जैसे अनेकों प्रयोग किए। लेकिन कुछ चीजें जैसे राशन, अब आदिवासी जनजाति भाई बहनों के लिए तो सबको राशन, कोई न छूटे हमने कहा, लेकिन राशन की दुकान दूर दूर होती है, टोला मजरा अलग अलग दूर दूर हम रहते हैं। तो दुकान पर लेने राशन गए तो जैसा भी आपको बताया गया तो पता चला राशन की दुकान ही बंद है, आज नहीं, तो एक दिन की तो मजदूरी मारी चली गई, आने जाने में टाइम लग गया। या गए और राशन की दुकान वाले ने कह दिया जाओ जाओ खत्म हो गया, अब आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। और इसी में से एक नई योजना ने जन्म लिया, राशन आपके द्वार। हमने तय किया 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में से शुरू करेंगे हम। एक साथ सब में शुरू नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से हम इस योजना को लागू करना प्रारंभ कर देंगे, 15 नवंबर। और ये राशन कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हम बैठे, तो हमने कहा इसको बहुउद्देशीय बनाओ, राशन भी पहुंचे और रोजगार भी मिले। तो तय किया कि गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन सरकारी गाड़ी नहीं होगी। कोई ट्राइबल नौजवान बेटा या बेटी वही गाड़ी फाइनेंस करवाएगा। अब गाड़ी वो फाइनेंस करवाएगा तो बैंक वाले आसानी से तो करते नहीं है, बैंक वाले पहले गारंटी मांगते हैं कि ये किस्तें भरोगे, इसकी गारंटी दो। तो अपने बेटा बेटियों के पास इतनी गारंटी है नहीं, तो हमने तय किया कि गारंटी वो नहीं देंगे, गारंटी मामा सरकार से दिलवाएगा। फिर एक और समस्या है कि मार्जिन मनी लगती है, बैंक बिना मार्जिन मनी के देता नहीं है।
अगर 12-15 लाख की गाड़ी आनी तो 3-4 लाख रुपया पहले जमा करो। अब इतने पैसा होते तो और कोई काम नहीं कर लेते, और इसलिए तय किया कि मार्जिन मनी भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा सरकार से। तो गाड़ी फाइनेंस होगी, गारंटी मार्जिन मनी, और तय कर दिया 26,000 रुपया महीना हम देंगे, 10,000 की किस्त जाएगी, 16,000 बच्चे को बचेंगे, और वही राशन भर के दुकान से ले जाएगा, गांव में बंटवाएगा। गांव के दिन तय रहेंगे, यहां सोमवार को, यहां मंगलवार को, यहां बुधवार को, और एक नहीं बहुत सी गाड़ियां लगेंगी, तो राशन भी घर पहुंचेगा। गांव में तो कोई चोरी कर नहीं सकता, धन्नू पन्ना कल्लू बन्ना, कौन ने लिया कौन ने नहीं लिया, जो नहीं लेगा वो तुरंत खड़ा हो जाएगा। दूसरी जगह गए तो रिकॉर्ड ही रखना मुश्किल होता है कई बार, और उसी में से मारना हो तो 100 में से पता चला 80 के बांटे, 20 का इधर उधर बेच दिया। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह ऐसी विसंगतियां मिलती है, और इसलिए राशन आपके द्वार योजना बन गई। अब ये जो सुविधाओं की बात कर रहा हूं मैं, केवल राशन नहीं, सब चीजें दिमाग में। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके स्ट्रीट वेंडर, कई योजना, मैं उसमें समय आज नहीं लगाना चाहता क्योंकि वैक्सीनेशन से संबंधित एक कार्यक्रम मेरा और है। तो हम इन योजनाओं को पारदर्शी बना के कैसे लाभ दे दें। अब एक चीज और मेरे दिमाग में आई, मैं गया कुछ जगह, सब जगह नहीं, मुझे लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास अपना प्लाट ही नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बोले जहां रहते हैं वो पिताजी का घर है, और पिताजी माताजी उनके 4 बेटे, उनकी 4 बहुएं हैं, उनके बेटे उनकी बहुएं आ गई, तो एक ही घर पे रह रहे हैं हम। तो हमारे रहने के लिए तो अलग व्यवस्था करो। तो अभी आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा, हमने तय किया कि एक परिवार, पति पत्नी और बच्चे, उसका परिवार है। अगर ऐसे 4 परिवार एक घर में रह रहे हैं तो 3 परिवारों को वहां से निकाल के अलग निःशुल्क प्लाट देके जमीन के टुकड़े का मालिक बनाया जाएगा। अब इतना हक तो भगवान ने दिया है जब इस धरती पे पैदा हुए कि एक रहने की जमीन का टुकड़ा तो मेरा हो। और उसके बाद फिर आवास प्लस का सर्वे, 2011 की सर्वे सूची में कई के नाम ही नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तो नाम नहीं तो मिलेगा ही नहीं, कई वंचित है। और इसलिए हमने तय किया कि फिर से नया सर्वे होगा। कोई ब्रह्मा जी ने सूची बना के थोड़ी भेज दी कि अब परिवर्तन ही नहीं हो सकता। हम नई सूची बनाएंगे, आवास प्लस का सर्वे हो रहा है, सूची बनाएंगे, और जो गरीब है उनका नाम जोड़ के उनको भी मकान के लिए पैसे दिलवाए जाएंगे। तो मैं दूसरी गारंटी की बात कर रहा था, सुविधाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने की गारंटी, और सुविधाओं को पैदा करना आवश्यकता के हिसाब से। ये खत्म नहीं होगा, ये योजना का लाभ मिलेगा तो दूसरी ललक पैदा होगी। तीसरी चीज, शिक्षा की गारंटी। शिक्षा जरूरी है। एकलव्य विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उससे भी आगे एक कदम और बढ़ के सीएम राइज स्कूल भी जनजाति क्षेत्रों में, जिसमें लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, और एक जगह 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार बच्चे पढ़ेंगे। एक भवन 18 करोड़ से लेकर 24 करोड़ रुपए तक की लागत से बनेगा, और उस गांव में उसी गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बस से बैठ के आएंगे, और बस से बैठ के आने के बाद स्कूल में पढ़ेंगे, शाम को फिर बस घर छोड़ के आएगी। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सहित सभी विषयों के योग्यतम शिक्षक उन विद्यालयों में होंगे। तो यह शिक्षा की गारंटी, पढ़ाई जरूरी है। शिक्षा की गारंटी के बाद चौथी चीज मैं कहता हूं, स्वास्थ्य की गारंटी। सिकल सेल एनीमिया की आपने बात कही, हमने तय किया है सिकल सेल एनीमिया का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। जिंदगी कितनी कठिन होती है वो परिवार जानते हैं, जहां सिकल सेल एनीमिया के, और विशेषकर ट्राइबल इलाके में होते हैं। इसलिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना बनाई, उसके कार्ड बड़ी संख्या में बनवा रहे हैं। कोई भाई बहन ना रह जाए इसकी चिंता कर रहे हैं।
उसमें सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क इलाज 5 लाख रुपए तक का एक साल में एक परिवार का किया जाएगा। इसके साथ सुरक्षा की गारंटी। हमें जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, और इसलिए मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर है सुरक्षा। उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। जो गड़बड़ करेंगे कार्रवाई होगी। और अगली गारंटी सम्मान की गारंटी। हर एक चाहता है मैं इज्जत से जीऊं। एक बार बाकी कष्ट सहन कर लेगा, लेकिन सम्मान पे चोट बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मेरे दिल की यह भावना है जिसको मैं क्रियान्वित करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों और बेटे बेटियों, सम्मान की गारंटी। इज्जत के साथ जिएंगे। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हम, अद्भुत जीवन जीने वाले लोग। हमारी कला, हमारे नृत्य, हमारी परंपराएं, हमारे वाद्य यंत्र। और रोशनी कैसी चित्रकार है, देखो दुनिया भर में पेंटिंग्स जा रही है। भूरीबाई, आजकल भूरीबाई अपनी कला की सुगंध यहीं बैठ के बिखेर रही है। जनगढ़ श्याम, एक नहीं कितने कलाकार इनकी कला को और खिलने का मौका मिले। समाज में सम्मान का स्थान बनाते हुए ये समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। थोड़ा सा अगर सहयोग मिल जाए तो ये चमत्कार कर सकते हैं। कई उदाहरण आपके सामने हैं। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हम इन सब चीजों को कैसे आगे लाएं, उसके लिए अनेक विध कार्यक्रमों का आयोजन, उसका भी रोड मैप तैयार है। कई तरह की चीजें, बैकलॉग के पद की बात आई। बीच में अलग अलग कारणों से भर्तियां उतनी नहीं हो पाई, लेकिन हमने तय किया है कि एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए। एक, शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे दिमाग में जो योजना है, जो मैं कल जिसकी समीक्षा करके फाइनल करने वाला हूं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उसमें काम धंधे, बिजनेस, व्यवसाय या इंडस्ट्री के लिए भी 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 2 करोड़ तक उसका भी फाइनल होना है। जो स्वरूप है उसके लिए बैंक लोन देगा, गारंटी सरकार लेगी और ब्याज की सब्सिडी भी सरकार देके ऐसे बच्चों से उद्योग, बिजनेस, व्यापार के काम शुरू करवाएगी। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना, जिसमें बड़ा रोजगार नहीं, बड़ी चीज नहीं करना, छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना अपने गांव में, तो सरकार की गारंटी पे और बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक का लोन, जिसको बिना ब्याज का चुका के वो 20,000 ले सकता है, 20,000 चुका के 50,000 ले सकता है। वो बढ़ता जाएगा, काम धंधा बढ़ता जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण, कपड़े, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म के सिलने से लेके पोषण आहार बनाने से लेके अनेकों तरह के उत्पाद तैयार करना, जिसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी सरकार करे, उसका इंतजाम। एक विषय मेरे पास आया,
मैं नशा मुक्ति का पक्षधर हूं, लेकिन परंपराएं और बाकी चीजें कोई आदर्श के लिए कह सकता है। मैं खुल के बात करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में हम जाएं, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में भी पीने की परंपरा है। नशा बुरा है, ये मैं मानता हूं, नहीं होना चाहिए, उसके लिए नशा मुक्ति अभियान भी हम चलाएंगे, लेकिन कोई वास्तविकताएं भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अब बच्चे का जन्म होता है तो धार लगती है, ये परंपरा है। शादी विवाह में परंपरा है, यहां तक कि मृत्यु के अवसर पर भी कई वर्गों में ये परंपरा है। अब अभी जब इसकी व्यवस्था करनी होती है तो बड़े बड़े डिस्टिलर बना रहे हैं शराब, उनकी शराब बिकती है, वो मुनाफा कमाते हैं। वर्षों से जनजातीय समुदाय परंपरागत रूप से बनाता रहा है सर, तो उसको बनाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो अगर बनाए तो मटकी फोड़ दो, पकड़ ले जाओ, केस लगा दो, पता नहीं किस किस तरह की चीजें होती। या तो बंद हो, सब तय कर लें, नहीं तो बड़े आदमी की डिस्टरी का है कुछ चले। तो अपने उपयोग के लिए, परंपराओं के लिए, यहां तक हमने ये सोचा है कि जब बड़ा डिस्टिलर बना रहा है तो हेरिटेज के रूप में अगर एक निश्चित उसकी कोई क्वालिटी की बनाता है तो उसको पुलिस क्यों पकड़े? उसको भी बेचने का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए वैधानिक अधिकार देने के लिए आबकारी नीति में परिवर्तन हम करेंगे। अब इससे भी शोषण रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर तय करेंगे कि नशा मुक्त हो समाज, उसके लिए कोशिश करेंगे, और वो दिन बहुत सौभाग्यशाली होगा जब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, उसमें भी मैं लगा रहूंगा। लेकिन ये शोषण का तरीका है, ठेकेदारी। मुझे जो बताया, मैं उस दर्द में से कह रहा हूं। बड़ा ठेकेदार है, ट्राइबल पे आपने केस बनवा दिए बहुत से। अब ये शोषण नहीं होने देंगे। और इसलिए एक नहीं, ऐसी कई चीजें जो सामने आई, बात करके कह रहा हूं मैं, ये हवा में नहीं कह रहा, चर्चा में से निकली कि ठीक है अभियान भी चले, लेकिन जब तक चल रही है तब तक केवल बड़ा डिस्टिलर और बड़े ठेकेदार का है, कोई इस गरीब को भी अधिकार मिले। तो इस तरह की कई चीज करने के विचार भाव, जिसका हमने रोड मैप बनाया है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, जेई मेंस, नीट से लेके पीएससी, यूपीएससी, उसमें और मजबूती से और ताकत के साथ ट्रेनिंग देना, ताकि कोचिंग देना, ताकि बच्चे हमारे और ज्यादा सिलेक्ट हो। पुलिस और फौज की भर्ती में भी हमारे बच्चे आए, इसलिए उनको भी अब हमने तय किया है कि ट्रेनिंग हम देने का काम करेंगे, कोचिंग, उसमें दौड़ भाग और बाकी सब चीजें, क्योंकि थोड़ी तैयारी करेंगे तो ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा, इससे भी आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और इसलिए कई चीजें, पेशा एक्ट की बात आई, मैं बाकी समाज से भी कहता हूं पेशा एक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ग्राम सभाओं को अधिकार देना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कहां विकास का काम कैसे होगा उनको तय करने दो। उनके यहां जो वनोपज या बाकी दूसरी चीजें होती है जिसका उत्खनन किया जा सकता है, उनको अधिकार दो ना भाई। अभी अधिकार देने में दिक्कत क्या है? सब कुछ भोपाल क्यों आना चाहिए? अगर तेंदुपत्ता हमारे यहां हो रहा है तो तेंदुपत्ता बेचती है वनोपज संघ। वनोपज संघ काय को बेचे? वन समिति को बेचने दो, और जो मुनाफा आए वो बंटने दो, लोगों की जेब में जाने दो, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा केंद्रीकरण कर रखा है कि जो कुछ हो भोपाल ले आओ सब, क्यों भोपाल लाओ सब? इसलिए जो वनोपज है उसका अधिकार भी, मैं एक साल में नहीं कह रहा, इसको एक्सपीरियंस, इसको प्रयोग करेंगे, कहीं से हम शुरू करेंगे, और फिर ये परफेक्ट अगर निकलता है तो तेंदुपत्ता आप बेचो, अचार बेचो, महुआ का फूल बेचो,
अलग अलग तरह की जो लाख है, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, कितनी वनोपज, हमने एक फैसला किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, और नहीं तो शोषण होता था। अब मुझे बताया अचार से जो चिरौंजी निकलती है, अचार लेके जाते थे बाजार में, ऐसे ऐसे करके देखा और 4 प्याज दे दिया, अचार ले लिया। तो हमने तय किया कि इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे। हमने 100 रुपया किलो खरीदना शुरू किया तो वो 105 110 रुपया किलो बिकना शुरू हो गई। महुआ का जो फूल है 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया किलो बिकता था, हमने तय किया 35 रुपया किलो खरीदेंगे तो वो 40 रुपया किलो बिकना शुरू हो गया। तो सरकार को नहीं खरीदना पड़ा, हमने एक व्यवस्था बना दी, उसी में से रेट मिल गए, तो वनोपज के ज्यादा दाम मिले, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई और बहनों की जेब में जाए। इसी से तो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और इसलिए चरणबद्ध तरीके से पेसा एक्ट हम लागू करेंगे। मैं बाकी समाज के मित्रों को भी, क्योंकि लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आश्वस्त करता हूं किसी का कोई नुकसान नहीं है। अध्यक्ष अगर ग्राम सभा का ट्राइबल होगा तो जो नॉन ट्राइबल रहते वो भी सदस्य हो सकेंगे उसमें, और मिलकर विचार करेंगे, लेकिन अधिकार देने पड़ेंगे, और इसी से कल्याण होगा। और इसलिए आज संगोष्ठी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, संपूर्ण विकास, अधोसंरचना का विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, ताकि बरसों से पिछड़ा ये समाज भी आगे बढ़े। और एक बात मैं साफ कहता हूं कि इनके आगे बढ़े बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब सशक्तिकरण होगा और सब बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा, और यही संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। और मुझे कहते हुए खुशी है, 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल में भी कार्यक्रम होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है पधारने का, और उसमें जनजाति संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरे, और सजग और सचेत होके हम आगे बढ़ें, बिना किसी संघर्ष के, समरसता के साथ हमारा समाज आगे बढ़े। और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब आपके सेवक के नाते मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। तो 15 तारीख के लिए भी आप सब आमंत्रित है। कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, भोपाल में तो होगी, लेकिन जगह जगह गांव गांव में होगा। हम आगे बढ़ें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, अपने प्रदेश और अपने देश को आगे बढ़ाएं। इसी आह्वान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।